हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग एसएससी के समान अध्ययन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह सारे प्रश्न जो भी हैं वो PYQ प्रश्न हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। यानी 1997 से अब तक एसएससी ने जो भी प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 13,500 प्लस प्रश्न हैं और जो कि विभिन्न चैप्टरों के माध्यम से विभिन्न टाइप में बटा हुआ है। आज हम जो पढ़ेंगे वह केमिस्ट्री का टॉपिक होगा। आज का जो टाइप है वो टाइप नंबर 4 होगा। उसके बाद इसी में टाइप नंबर 5 का भी अध्ययन करेंगे। दोनों टाइप का अध्ययन इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा कम प्रश्न है। टाइप 4 में हम लोग 39 प्रश्न का अध्ययन करेंगे और टाइप 5 में 30 प्रश्न यानी 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। टोटल 79 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, तो चलिए देखते हैं और यह भी देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोग किस विषय का अध्ययन किए थे। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग साइंस की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि साइंस में अधिकतर प्रश्न आते हैं। लगभग 30% प्रश्न साइंस से ही रहते हैं। साइंस में हम लोग फिजिक्स का अध्ययन कर चुके हैं, वो भी सभी टाइप का। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, और यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इन सारे प्रश्नों का, तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम सर्च करना होगा और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। देखिए, इसे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सारे प्रश्नों का अध्ययन हो चुका है। फिर फिजिक्स का भी अध्ययन किए हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे, यानी रसायन विज्ञान के प्रश्नों को। तो रसायन विज्ञान में हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग टाइप 4 यानी ऊष्मागतिकी और प्रतिक्रिया दर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे देखेंगे, और उसके बाद नाभिकीय रसायन से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आंसर को मिलाने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है किसका? तो सही जवाब हो जाएगा द्रवों में द्रव का। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम, कॉपर और निकेल। अगला प्रश्न है, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किसके? कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या है केवल OF2 में। सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका गलनांक उच्च होता है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो यह यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस में होते हैं। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं और इसे अणु भी कहा जा सकता है। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन क्या करना है? तो इसमें सही कथन है चौथा, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। अगला प्रश्न है, दाहक सोडा कैसा होता है?
डाहक सोडा कैसा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रस्वेदी होता है। गैस स्थिरांक R का मान अर्ग प्रति डिग्री मोल प्रति में क्या है? तो ये है 8.314 गुना 10⁻7। जीव के लिए बॉडी के कुल भार या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अर्धायु अवधि। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। एक आवर्त में लिथियम से एफ तक आयनन विभव यानी लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सहक्रिया। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध हैं। सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध NH4Cl में है। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में स्थिर आधा भरा हुआ 2p उप स्तर। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो ये कैथोड पर एकत्रित होता है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? सुपोषण होता है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक अभिक्रिया है। पीएच स्केल का परिसर है। पीएच स्केल का परिसर 0 से 14 होता है। 0 से 7 तक के कहा जाता है अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक को कहा जाता है क्षारीय, जबकि 7 को कहा जाता है उदासीन। एक स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा G ऋणात्मक है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर। यदि H2 + I2 2HI और 2HI H2 + I2 निकायों के संतुलन स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 हैं, तो K1 और K2 के बीच संबंध क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा K1 = 1/K2। घोल है, तो घोल क्या है? तो घोल है 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है SCO3- और H2CO3 के कारण। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा उपयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर। टाइप A+B टाइप C+D की अभिक्रिया में किसके द्वारा उसे प्रथम क्रम की अभिक्रिया का होना सुनिश्चित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण बढ़ाकर। किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं? तो ये बनते हैं CaCO3 के कारण। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को समानता क्या कहा जाता है? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा
धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संक्षारण। काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी सत्य हैं, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर कितनी तेज से प्रतिक्रिया होती है और एक अभिकारक के सभी उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं का मार्ग, ये सभी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान किसका 7 होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत कण संचालन। शुष्क सेल की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? शुष्क सेल की कार्य प्रणाली आधारित है विद्युत अपघटन पर। दो गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं? दो गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिविन्यास या स्टीरिक कारक। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है? किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? तो केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, यानी सभी सही हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? एकल को उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा C4H10 होता है। अब है टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में टोटल 30 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राकृतिक हाशिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन काल निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव नहीं है जर्कोनियम, जबकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विमानक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटॉप है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटॉप क्या है? तो यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है O3 परत को पतला करके। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? नोदक या ईंधन के रूप में नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है द्रव हाइड्रोजन परस द्रव ऑक्सीजन। यूरेनियम विखंडन की सतत क्रिया को जारी रखने के में किस कण की जरूरत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। भारी जल यानी हैवी वाटर से अभिप्राय है। भारी जल से क्या अभिप्राय है? तो विवातित जल। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है?
तो ये 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है ट्राइटियम। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है? तो ये है प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैथोड किरणें। यूरेनियम 92-238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये न्यूट्रॉन होते हैं 146। जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो यह किसे उत्सर्जित करती है? तो ये एक्स किरणों को उत्सर्जित करती हैं। विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो ये रखना चाहिए इस्पात या स्टील के बने पात्र में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल, ये भारी जल क्या होता है? तो हाइड्रोजन से भारी आइसोटॉप के युक्त जल होता है। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थलीय विकिरण के कारण। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है विखंडन। सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण डैश है? यह हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश क्षय होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 माह में क्षय होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है जल का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल का। निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्टी रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है यह ग्रेफाइट का। नाभिकीय संयंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है? नियामक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का। भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? भारी जल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। तो अब आ गया टाइप नंबर 6, यानी इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 6 और टाइप 7 का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ही दूसरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के बारे में जो भी राय देना हो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।